नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि एक ट्रेडिंग कंपनी, मतलब सिर्फ व्यापार करने आई एक कंपनी, कैसे पूरे के पूरे देश पर राज कर सकती है? आज हम इसी की कहानी देखने वाले हैं। और ये कहानी, जानते हैं शुरू कहाँ से होती है? बिहार से। जी हाँ, बिहार से, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी से शासक बन गई। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो ये इमारतें दिख रही हैं, ये आज भी अपनी जगह पर हैं, लेकिन इनका अतीत भारत के इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ से जुड़ा हुआ है। आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है इनका? और इसका जवाब, यकीन मानिए, काफी हैरान करने वाला है। आज जिसे हम पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट के नाम से जानते हैं, वो कभी डच व्यापारियों का अफीम का गोदाम हुआ करता था। सोचिए जरा, एक वक्त था जब ये यूरोपियन लोग यहां सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए आए थे। तो कहानी की शुरुआत होती है व्यापार से। देखते हैं कि आखिर ये यूरोपियन व्यापारी बिहार आए ही क्यों थे और कैसे उन्होंने यहां अपनी जड़ें जमानी शुरू की। अच्छा, इतिहास में भी ना कभी-कभी तारीखों को लेकर थोड़ी बहस हो जाती है। जैसे डच पटना आए कब? बीपीएससी के नजरिए से देखें तो 1632 में, जब पीटर मुंडी नाम के एक यात्री ने उन्हें यहां देखा था। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि उनकी फैक्ट्री यहां 1638 में औपचारिक तौर पर बनी। तो सवाल यह है कि इन व्यापारियों को बिहार में ऐसा क्या दिखा? असल में यहां की 3 चीजें थीं जो उनके लिए सोने की खान थीं: सूती कपड़े, अफीम और नील। बस यही वो खजाना था जो उन्हें 7 समंदर पार से यहां खींच लाया। और अब कहानी व्यापार से बढ़कर संघर्ष की तरफ मुड़ती है। देखिए, जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल असर बढ़ने लगा, स्थानीय शासकों के साथ उनका टकराव भी बढ़ना लाजमी था। जरा देखिए कि बंगाल में सत्ता का खेल कैसे चल रहा था। कंपनी पूरी तरह से अपनी मर्जी से नवाब बना रही थी और हटा रही थी। पहले मीर जाफर को बनाया, फिर उसे हटाकर मीर कासिम को ले आए, और जैसे ही मीर कासिम ने थोड़ी अपनी मर्जी चलानी चाही तो उसे भी हटा दिया और वापस मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया। मतलब ये सत्ता का एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा था। लेकिन शुरुआती हार के बावजूद मीर कासिम ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक बात अच्छे से समझ गया था कि अकेले कंपनी का मुकाबला करना नामुमकिन है। इसलिए उसने एक बड़ा गठबंधन बनाने के लिए अपने समय के सबसे शक्तिशाली लोगों की तलाश शुरू कर दी। और इसी के साथ हम आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, बक्सर का युद्ध। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। ये वो निर्णायक लड़ाई थी जिसने अगली एक सदी के लिए पूरे नॉर्थ इंडिया का भविष्य लिख दिया था। तो मैदान में 2 ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ, सोचिए, एक तरफ थे 3 बड़े भारतीय शासक, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तो और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी लेकिन बहुत ही अनुशासित सेना। और नतीजा बेहद चौंकाने वाला था। सिर्फ एक लड़ाई, और विजेता थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, यह हिंदुस्तान के इतिहास का वो मोड़ था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। बस इस एक जीत ने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि बक्सर की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान का नक्शा कैसे हमेशा के लिए बदलने वाला था। लड़ाई तो खत्म हो गई और अब सत्ता का पलड़ा पूरी तरह से कंपनी की तरफ झुक चुका था। हारे हुए मुगल सम्राट के पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय विजेताओं की शर्तें मानने के। और इसी मजबूरी से जन्म हुआ इलाहाबाद की संधि का। इस संधि में तय हुआ कि कंपनी मुगल सम्राट को हर साल 26 लाख रुपए देगी। सुनने में यह रकम बहुत बड़ी लगती है ना? लेकिन असली सवाल तो यह है कि इस रकम के बदले में कंपनी को क्या मिला? और जो जवाब है उसी ने तो सारा खेल बदल दिया। कंपनी को मिला दीवानी का अधिकार। अब ये दीवानी आखिर थी क्या? देखिए, ये सिर्फ पैसे इकट्ठे करने का हक नहीं था। ये एक बहुत बड़े इलाके पर टैक्स वसूलने और वहां का पूरा नागरिक प्रशासन चलाने का कानूनी अधिकार था। और ये अधिकार उन्हें मिला था सीधे मुगल सम्राट से। और ये बहुत बड़ा इलाका कितना बड़ा था? कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी मिल गई। मतलब रातों रात एक ट्रेडिंग कंपनी इन्हें इतने बड़े और अमीर प्रांतों की असली शासक बन गई। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है। ये वो पल था, वो निर्णायक पल, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका व्यापारी से बदलकर शासक की हो गई। अब वो सिर्फ मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं थी, अब वो
शासन कर रही थी। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और सोचने पे मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक कॉरपोरेशन, एक कंपनी को एक देश जितनी ताकत मिल जाती है तो क्या होता है। ये सवाल इतिहास के इस पन्ने से तो निकला है, लेकिन आज भी उतना ही मौजू है।